107 करोड़ का ऑफर आया। क्या किसी भी टीचर को 107 करोड़ रुपए मिलने चाहिए एज ए टीचर? बिल्कुल सर, क्यों नहीं। आज महाराष्ट्र में 90% से भी ज़्यादा एजुकेशन सेक्टर में सिर्फ रट्टा कर रहा है। संदीप जी, अभी बहुत दिल्ली में इतना जंतर मंतर पे कुछ चल रहा है, ठीक है। नीट के पेपर लीक हो जाते हैं, उसके पेपर लीक हो जाते हैं। क्या 10वीं 12वीं में पेपर लीक नहीं होते हैं? गारंटी होते हुए, लेकिन ये खबर बाहर आती नहीं है या तो दबा दी जाती है, क्योंकि वो बिजनेसमैन से कम कई सारे पॉलिटिशियन के स्कूल और कॉलेजेस। अच्छा, आपके कोई फेवरेट पॉलिटिशियन आपको बताया सर मैं फैक्ट बोलूँ कि बचपन से लेके आज तक कई पॉलिटिशियंस को एडमायर करता हूँ, और एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो भी करप्ट ही दिखते हैं। सो बायजूस की एक गलती थी, एक गलती कंज्यूमर बिहेवियर। बायजूस ने ब्रांडिंग कर लिया, बायजूस ने बड़े फिल्म स्टार को लेकर आ गया, बायजूस ने बड़े बड़े एडुकेटर्स को हायर कर लिया, लेकिन बायजूस ये नहीं समझ पाया कि कंज्यूमर बिहेवियर हर एक सेक्टर या हर एक जगह अलग अलग है। संदीप जी, यस सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू सो मच द सर, फाउंडर्स ड्रीम में। थैंक यू सो मच। कैसे हैं सर आप? बस ठीक, आप बताइए। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बुलाया, और आई थिंक जो मैं ये ऐसे पॉडकास्ट पे फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ एज अ एजुकेटर। आप एजुकेशन में हैं, पढ़ाते हैं। बराबर। ये बहुत बड़े टीचर इंडिया के, सब जानते हैं उनको। राइट। तो गैस भी कर लेंगे लोग नाम। हाँ। 107 करोड़ का ऑफर आया हम्म। किसी कंपनी से। हाँ। क्या किसी भी टीचर को 107 करोड़ रुपए मिलने चाहिए एज ए टीचर? बिल्कुल सर, क्यों नहीं। मैं आपको इसका रीजन बता सकता हूँ। हम्म, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल एक एरिया है, मैं आपको एक छोटा एरिया का एग्जांपल देता हूँ। विद अ डायमीटर ऑफ 2 to 3 किलोमीटर्स, एक मुंबई जैसे शहर में 2 to 3 किलोमीटर में कई सारी ज्यादा आबादी है थी। वहां पे 10 स्टैंडर्ड भी पकड़ लीजिए, एक 10 स्टैंडर्ड स्टूडेंट का फीस अप्रोक्सीमेटली 50 to 60,000 होता है। मैं बैर मिनिमम 50,000 भी पकड़ लेता हूँ। मतलब उस इंस्टीट्यूट के पास अगर 200 बच्चे हुए 10 स्टैंडर्ड के, तो उसका एनुअल टर्नओवर क्रॉस हो करता है 1 करोड़। अब वो 2 to 3 किलोमीटर, तो एक स्टेशन पर अगर वो क्लासेस एक स्टेशन ऑल ओवर स्टेशन पे जाता है, लाइक अंधेरी या जोगेश्वरी या इसमें एक कोई पता, तो वो सोचिए एनुअल टर्नओवर उसका कितना जाएगा। इट कैन क्रॉस 25 करोड़ अबाउ। आपने वो देखी मूवी सुपर 30? हाँ, बिल्कुल। आनंद सर। क्या हुआ था? आनंद सर गए, पैसे लेके गए, हाँ। फिर वापस आए। हाँ। मकसद क्या है टीचिंग का? मकसद क्या है? बच्चों को एलिवेट करना, बिल्कुल। पढ़ाना। बिल्कुल। तो जब अपन इतना फंड इन्फ्यूज कर देंगे, तो जैसे ही अगर टीचर में भी आप फंड्स डाल दोगे सारा, तो वो तो कमर्शलाइज इंडस्ट्री बन जाएगी वापस। बिल्कुल। राइट। सर कमर्शलाइज हो रहा है, मैं अग्री करता हूँ, इसमें कमर्शलाइज हो रहा है, मैं इसको बैकिंग नहीं करता। लेकिन एंड ऑफ द डे एक टीचर भी इंसान है, उसे भी अपना घर चलाना है, उसकी भी कोई छोटी मोटी ख्वाहिशें होती है। राइट। फर्स्ट लेकिन उसका प्रेफरेंस होना चाहिए सर्विस टू स्टूडेंट्स। क्या वो स्टूडेंट्स का जस्टिस कर पा रहा है? अगर जो चैप्टर या सॉरी जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है या कोई स्टैंडर्ड वो पढ़ा रहा है, अगर वो 100% जस्टिफाई कर रहा है, तो क्यों ना उस चीज का पैसा उसे मिलना चाहिए। अब कोई भी प्रोडक्ट, अगर कोई प्रोडक्ट कोई इंसान बेच रहा है विद गुड क्वालिटी, ऑब्वियसली उसके लिए वो पैसा भी लेगा। तो आई थिंक सो टीचिंग इंडस्ट्री में सर्विस फर्स्ट होना चाहिए और मनी मैटर सेकंड होना चाहिए, मींस फाइनेंस सेकंड होना चाहिए। क्या लगता है आपको कि आज के टाइम पे अपना एजुकेशन सिस्टम जो है, बच्चों को क्या बना रहा है? सर गधा, स्ट्रेट अवे बोलता गधा। अब वो कैसे? मैं रहता हूं महाराष्ट्र में, मुंबई में। अब महाराष्ट्र में कुछ सिस्टम ऐसा है, मुझे बाहर का नहीं पता, सॉरी, मैं महाराष्ट्र के बाहर बहुत ही रेयर गया हूं। तो फर्स्ट से लेके फोर्थ तक प्राइमरी सेक्शन कहा जाता है, और फिफ्थ से लेके 10th तक को सेकेंडरी सेक्शन कहा जाता है। और फर्स्ट से लेके फोर्थ तक जो प्राइमरी सेक्शन है, मैं समझता हूं बच्चा उस एज में अंडर डेवलप्ड होता है, उनका माइंड अंडर डेवलप्ड होता है। तो ऑब्वियसली कई सारी चीजों से मगअप की जाती है, जिसको हम आसान भाषा में रट्टा कहते हैं, रट्टा की जाती है। आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन फिफ्थ स्टैंडर्ड से उसका माइंड डेवलपिंग स्टेज में आ चुका होता है, तब उसे रट्टा नहीं करवाना चाहिए, उसे लॉजिकली चीजें समझानी चाहिए। बट सॉरी टू से, फिफ्थ से लेकर 10th तक आज महाराष्ट्र में 90% से भी ज्यादा एजुकेशन सेक्टर में सिर्फ रट्टा करवाया जा रहा है। और उससे बड़ी चीज, 10th में
10th में महाराष्ट्र बोर्ड में 92% पासिंग रेट है, मतलब 100 बच्चों में से 92 बच्चे पास हो जाते हैं, और वो अगर पढ़ेंगे भी नहीं तो भी। क्यों? देखिए, इतना आसान कर दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो क्वेश्चंस रखे जाते हैं वो एकदम नॉमिनल रखे जाते हैं, इजी नहीं ना ही टफ, ओके नॉमिनल, ठीक है, वो समझ में आता है। सेकेंड थिंग, पासिंग परसेंटेज उनका बेस्ट ऑफ 5 में कर दिया गया है। बेस्ट ऑफ 5 मतलब 6 सब्जेक्ट है, तो जब परसेंटेज कैलकुलेशन होगा तो 6 में से जो भी 5 सब्जेक्ट में बेस्ट मार्क्स मिलेंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, उससे परसेंटेज काउंट होगा। पर पढ़ाई ऐसे ही होगी ना सर, मतलब मास एजुकेशन है, मतलब बहुत सारे बच्चे मार्क्स नहीं, ये मार्क्स मास एजुकेशन, मतलब बहुत लोगों को पढ़ाया जा रहा है, मतलब हाँ। पॉपुलेशन की वजह से बढ़ रही है। इतने टीचर सबका थोड़ी ना होगा कि आप सब एकदम सॉलिड पढ़ाएंगे, सब निकाल निकाल के पढ़ाएंगे, वैसा पॉसिबिलिटीज उसमें पॉसिबिलिटीज जीरो है, हम्म मतलब वो असंभव कार्य है, हम्म तो सिस्टम तो ऐसे ही चलेगा। नहीं सर, ये असंभव कार्य नहीं है। आप असंभव कार्य बोलते हैं तो मैं आपको कहता हूं, थर्ड टफेस्ट एग्जाम इन ऑल ओवर इंडिया दैट इज कॉल्ड एज सीए, उसके इंस्टीट्यूट है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, कभी उनका एग्जाम दे के देखिए, आपको पता चलेगा टफनेस लेवल क्या होता है। और वहां से जो बच्चे निकलते हैं बाहर, उनकी सोसाइटी में इज्जत भर भर के मिलता है, पैसा भर भर के मिलता है, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही बच्चे को कॉम्पिटिटिव रखना चाहते हैं। वो बच्चे का माइंड ये लेवल तक लेके जाना चाहते हैं, ये लेवल पर। और हमारा एजुकेशन सिस्टम है जो इस स्टेट का, वो बच्चा अगर डिजर्व भी नहीं करता तो उसको एक्स्ट्रा ग्रेस मार्क देके पास कर दिया जाता है, ताकि तू आगे बढ़, तू कर। अब आप बच्चे को ऐसा कॉन्फिडेंस दे रहे हो, वो चीज है ही नहीं, वो है ही नहीं वो चीज, लेकिन कॉन्फिडेंस आप ये लेवल का दे रहे हो, तो बच्चे के अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाता है, अरे मुझे तो सब आता है। अब 10th के बाद जब वो 11th में जाएगा, तो वो अपने से बड़ा किसको नहीं समझे, वो कोई भी कोर्स चुनेगा, हाँ मैं कर लूंगा, मैं 10th में हो गया, मैं इसमें भी कर लूंगा, वहां पे उसके गिरने की शुरुआत शुरू हो जाती चलो 10th के बाद लेना तो साइंस और कॉमर्स ही पड़ेगा, है। बिल्कुल इसके अवसर तो है नहीं, ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल। तो कौन ज्यादा कमाता है? देखिए, दोनों के अलग अलग पैरामीटर्स है। मैं कहता हूं एक साइंस वाला 35 साल के बाद से कमाता है। अब सब लोग टेंशन में रहेंगे, 35 साल क्यों बोल रहा है, मैं रीजन बताता हूं। 10th तक बच्चा 16 साल की उम्र में रहता है। 11th 12th नीट या जेई का एग्जाम जब देगा, राइट, उसके बाद वो 5 साल और पढ़ाई करेगा। टोटल 7 से 7.5 साल की वो पढ़ाई होती। उस 7 से 7.5 साल में पेरेंट बच्चों के पीछे तकरीबन 50 लाख तक डाल देते हैं। अब वो कैसे? 11th 12th और जेई के पीछे 5 लाख पकड़ लीजिए। फिर कोई डॉक्टर का सीट्स मिल गया, या मेडिकल में सीट मिल गया, या इंजीनियरिंग में सीट मिल गया, वो 10 लाख एनुअली फीस। तो 7 साल में पेरेंट बच्चे के पीछे 50 लाख रुपए डाल गई। अब बच्चा निकलता है 23-24 साल की उम्र में बाहर काम करने के लिए। तो 23-24 साल की उम्र से 35 साल तक की उम्र तक वो जो भी कमाता है अपने माँ बाप को तो वापिस ही दे रहा है। तो एक्चुअल में वो अपने लिए कमाना कब से शुरू हो रहा है, कर रहा है 35 के बाद। बट एक कॉमर्स में ये चीज अलग है। कॉमर्स में बच्चा 10th के बाद निकलता है, 11th 12th वो करता है, तो माँ बाप की जेब से तकरीबन 1 लाख या 1.5 लाख मैक्सिमम से आते हैं। उसके बाद वो कोई भी कोर्स के लिए जाता है, जैसे सीए चला गया, सीएमए चला गया, एसीसी चला, बहुत सारे कोर्सेज है, बहुत सारे कोर्सेज है, वो चला गया इनमें से कोई भी कोर्सेज में। अब उसमें तकरीबन हार्डली मैक्सिमम कितना भी खींच लूं मैं, 5 लाख 6 लाख रुपए जाए। मतलब 23-24 साल की उम्र के बाद वो जब बाहर निकल रहा है, तो 1 साल में ही माँ बाप को पूरा कमा के वापस लौटा दो। तो वो कब से कमाना शुरू कर रहा है? 25 साल की उम्र से। और एक साइंस वाला कब से शुरू कर रहा है? 35 के। ये लॉजिकली कोई सोचता नहीं, पर एक्चुअली में कैलकुलेटिव वाइज सोचे तो है ठीक। मैं आप हर एक पेरेंट को ये बोलना चाहूंगा, अगर आपके पास पैसा है और आपका बच्चा पैशनेट है मेडिकल फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में, जरूर डालिए। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप कहीं से भी कर्जा उर्जा उठा के बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं, तो सेकंड थॉट बिल्कुल दीजिए। सब चीज हवा में नहीं होती। सही बात है। थिंग इज दैट। संदीप जी, हाँ। अभी बहुत दिल्ली में इतना जंतर मंतर पे कुछ चल रहा है, हम्म ठीक है, नीट के पेपर लीक हो जाते हैं, उसके पेपर लीक हो जाते हैं, हम्म उसके तो सब मुद्दे की बात कर रहे हैं। बराबर। क्या 10वीं 12वीं में पेपर लीक नहीं होते हैं?
मैं इसकी तो कोई बात नहीं कर रहा। मैं फैक्ट बोलूं, होते होंगे, गारंटी होते होंगे, लेकिन ये खबर बाहर आती नहीं है, या तो दबा दी जाती है। क्योंकि एक महाराष्ट्र बोर्ड जो होता है, इसका सिस्टम नीट की तरह इतना पावरफुल नहीं है कि आपका पेपर लीक नहीं होगा। पर लीक तो होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम में दबा दिए जाते हैं और वो बाहर आते नहीं है। उसके कारण ये है कि कई सारे जो स्कूल्स है, कॉलेजेस है, वो बिजनेसमैन से कम कई सारे पॉलिटिशियन के स्कूल और कॉलेजेस है। अब आप समझ गए मैंने आगे क्या कहा। यही तो विडंबना है सर, कुछ कर नहीं सकते। मैं यही तो बोल रहा हूँ कि अभी सोनम वांगचुक कुछ नहीं कर सकते। जो आप देख रहे हो, जो चल रहा है, आई थिंक सो कई लोग को सपोर्ट करना चाहिए। जैसे हमने कई सारे इन्फ्लुएंसर्स को आज जितना बढ़ाया है, इसमें कई सारे इन्फ्लुएंसर्स जैसे एंटरटेनर इन्फ्लुएंसर है, एजुकेटेड इन्फ्लुएंसर्स है, जो हीरो है, क्रिकेटर्स है, जिनको इंडिया इतनी मानती है। 3 लोग बैठे हुए हैं टॉप मोस्ट सोशल मीडिया पे, एक क्रिकेटर्स, एक फिल्म स्टार्स और एक इन्फ्लुएंसर्स, राइट? इन तीनों में से एक भी बंदा आगे आया नहीं। आज रिसेंटली मैंने एक देखा क्लिप जहां पे सुप्रीम कोर्ट के जज भी आए थे सोनम वांगचुक से मिलने। सोचिए, जिनको हमने सर पे बिठा के रखा है, कोई भी लेकिन सामने से आ नहीं रहा है इस बड़े और अच्छे कॉज के लिए। ये इंडिया के जेनजीस को दर्शाता है। मैं आपको फैक्ट बोलूं, 15 जुलाई वैफल डे था। आपने कई सारे आउटलेट्स देखोगे वैफल्स के, जो बेल्जियम वैफल्स, ये वैफल्स, वो वैफल्स, उन लोग ने एक ऑफर रखा था, 100 रुपए में कोई भी वैफल लेके जाओ, कोई भी 200 वाला वैफल हो, 100 में लेके जाओ। आप मानेंगे नहीं, आप पूरे दिन सुबह 11 बजे से रात के जब तक आउटलेट बंद नहीं हुआ, उधर भीड़ ही भीड़ थी, लाइन लगे हुए थे। और ये सब कौन? सारे जेनजीस। आप सोचो, डिस्काउंट के लिए ये जेनजीस इतना भाग सकते हैं। आपको रिसेंटली ये बता देता हूं, और आपको नहीं पता होगा, मुंबई में एक ना मॉल है, वहां पे एक आउटलेट है, मैं शायद से नाम भूल रहा हूं उस आउटलेट का। उन्होंने एक ऑफर रखा था, 1 रुपए में कोई भी आप क्लोथिंग ले सकते हो। सुबह 6 बजे से वो मॉल के बाहर इतनी भीड़ लग गई थी और सिक्योरिटी वाले संभाल नहीं पा रहे थे। एंड ऑफ द डे वो दुकान खोलना नहीं पड़ा, मतलब खोलने जा रहे थे, खोलने नहीं दिया गया, इतनी भीड़ हो गई थी और लोगों को वापस कर दिया गया। सोचो, मतलब जेनजीस जहां पे जरूरत होती है वहां पे भीड़ नहीं लाते, जहां पे उनको फायदा मिलता है वहां पे जाते हैं। मतलब ये सोशल थिंग्स के लिए खड़े नहीं है। मुझे ये लगता है ये थोड़ा गलत है। आजकल के बच्चे लोग को थोड़ा ये सीखनी जरूरी है आप कि हम जाएंगे, आप जाना चाह रहे हो वहाँ पे? कहाँ पर। बिल्कुल। पर मैं बोला ना, मैंने एक्चुअली अभी रिसेंटली आपके स्टाफ से बात किया कि मेरा विडंबना ये है कि मेरा मोबाइल ना बंद नहीं रहता। इतने कॉल्स आते हैं, क्योंकि मेरा काम इधर 3 ब्रांचेस है और ये 3 ब्रांचेस को संभालने के लिए मैं मतलब एफर्ट्स पूरा 100% डाल देता हूँ। जब मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ और रात को 11, साढ़े 11, 12 तक जब नींद लगती है, तब तक मेरा माइंड चलता ही रहता है। उस रीजन की वजह से मैं यहाँ से छोड़कर मैं कहीं बाहर जा ही नहीं सकता, पर मेरी जानने की बहुत ज्यादा इच्छा है ऐसा। इतने कॉलेजेस है, इतने सब कुछ है, फिर भी कोचिंग की जरूरत पड़ रही है। जरूरी है सर, रीजन में बताता हूँ। स्कूल कॉलेजेस, हम सब स्कूल कॉलेजेस गए हैं। आपको क्या लगता है कॉलेजेस कितने घंटे के होते हैं? 8 ज्यादा। 8 घंटे मैक्सिमम। कुछ कॉलेज 6 घंटे, कुछ कॉलेज 5 घंटे। अब एक 6 घंटे कॉलेज में 4 लेक्चर होंगे और उसमें सब्जेक्ट है टोटल 6, 4 लेक्चर होंगे। 4 लेक्चर में से किस दिन वो प्रोफेसर आया नहीं, कुछ लोग तो ऐसे वो तो ऑफ हो जाता है। चलो 3 लेक्चर भी मान लो, 1.5 घंटे का 3 लेक्चर। अब अगर एग्जाम टाइम तक, एग्जाम समझो 6 महीने बाद आ रहा है, वो एग्जाम टाइम तक वो सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए टीचर को कितना घंटे मिल रहा है? अगर आप गिनोगे ना, हार्डली हार्डली अप्रोक्सीमेटली 30 से 35 घंटे। और वो सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए एक टीचर को तकरीबन 150 घंटे की जरूरत है। अब 150 घंटे का काम 30 घंटे में कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो टीचर आते हैं, एक एक लेक्चर में एक एक चैप्टर उड़ा देते हैं और वो फॉर्मेलिटी करके निकल जाते हैं, ताकि वो आंसरेबल रहे आगे भी कि मैंने ये चैप्टर खत्म कर दिया। तो इससे बच्चे को तो कुछ समझ नहीं आता। अब बच्चे जाए कहां पे? तब आता है पिक्चर में कोचिंग क्लास। यहां पर जितना वक्त जिस सब्जेक्ट को लगना चाहिए उतना वक्त दिया जा रहा है। इस वजह से कोचिंग क्लासेस की वर्थ बढ़ रही है।
वैल्यू बढ़ रही है। इसके लिए रीजन मैं मानता हूं कि थोड़ी गवर्नमेंट भी है। गवर्नमेंट को अपना एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा रिफाइंड करना होगा और अच्छा खासा करना होगा, तब जाके कोचिंग सेंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मुझे नहीं लगता नेक्स्ट 15-20 साल में ये कभी होने वाला है, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट पर पूरा भरोसा है। तो आप पे भी भरोसा है ना, आप भी तो पढ़ा ही रहे हो, आप तय कर सकते हो। ऑब्वियसली, तो इसलिए हम तो अगर हमें गवर्नमेंट पे भरोसा है, पेरेंट्स को भी गवर्नमेंट पे भरोसा है, इसलिए सारे पेरेंट और टीचर हम पे ज्यादा भरोसा रख रहे हैं। अगर इंडिया एजुकेशन में पूरा डिजिटल हो जाए सब कुछ, हाँ तो नुकसान हो जाएगा कि फायदा हो जाएगा? सर, डिजिटल होने से एजुकेशन सिस्टम डिजिटल होने से फायदा कुछ नहीं होता। इसका मैं एग्जांपल खुद दे सकता हूँ। 2019 से कोरोना आया था, राइट? कोरोना ने तकरीबन 2 साल बैंड बजाती थी। सारे स्टूडेंट्स घर पे बैठ के पढ़ रहे थे ऑनलाइन। आपको पता है वो जब कोरोना का सिस्टम पार्ट हटा, जब हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में हम ऑनलाइन पढ़ा रहे थे, नो डाउट ऑनलाइन पढ़ा रहे, और पहली बार बच्चे ऑनलाइन आए, हम पढ़ा रहे, हम अगर 10 बच्चे को पढ़ा रहे, आपको क्या लगता है कितने बच्चे ध्यान से बैठ के पढ़ रहे हैं? एक भी बिल्कुल, मैं तो 2 बोलने आ रहा था, आपने अच्छा बोल दिया, एक भी नहीं। अब वहां पे बच्चे का पढ़ाई गया। अब वो बच्चे को कौन सा बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं आता। अब बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आता, और जब हम ऑफलाइन पे आ गए ना, आप मानोगे नहीं, आप मानोगे नहीं, बच्चे को अगर मैं बोलूं 25,000 का 10% निकालो, तो वो सोच रहा है ऐसा, सोचिए 10% निकाल ले, एकदम 10%, आप क्या करोगे? 25,000 का लास्ट डिजिट कम कर दिया, 2,500, वो नहीं आता। कई सारे बेसिक मल्टीप्लिकेशन नहीं आते, बेसिक चीजें नहीं आ रही है, बेसिक चीजें। और वो बच्चा कोरोना में 12 पास हो चुका है। तो इंजीनियरिंग भी पास हो गए बहुत लोग। हाँ अब वो बच्चा आगे चल के क्या प्रोडक्टिव रहेगा किस कंपनी के लिए? बिल्कुल नहीं रहेगा। और वही बच्चे आज प्रेजेंटली प्रेजेंटली कॉर्पोरेट लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। एक मीडियोकर जॉब मिला है उनको, क्योंकि उनके पास नॉलेज है ही नहीं। जब किसी का नॉलेज नहीं है, तरीका नहीं है, स्किल्स नहीं है, तो ऑब्वियसली कंपनी उनको हायर क्यों करेगा? और हायर भी करेगा तो उनको एक्स्ट्रा पे क्यों देगा? आजकल तो मैंने एक पॉडकास्ट किया था कुछ टाइम पहले, एक सर आए थे तो बता रहे थे कि एआई ट्यूटर्स बना रहे हैं हमको। ओके, एआई वो ट्यूटर्स। हाँ, अच्छा। वो बोल रहे हैं कि ह्यूमन से ज़्यादा इंटेलिजेंट, ज़्यादा इंटरेक्टिव, ज़्यादा चीज़ें, हर चीज़ पूछ सकते हो, बता सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो क्या ऐसा अगर एआई ट्यूटर अगर आ जाएंगे तो क्या टीचर्स हट जाएंगे अगले 5 एआई साल में? एआई ट्यूटर्स मैं बताता हूँ। हम्म, टीचर पढ़ाते नहीं है, हम्म, 2 चीज जरूर देते हैं, एक फील और एक एंटरटेनमेंट। फील, जैसे मैं बात कर रहा हूं, मैं अपने वॉइस को कभी अप कर रहा हूं, कभी डाउन कर रहा हूं। जहां पे मुझे लगता है इधर स्ट्रेस देना जरूरी है तो मैं स्लो हो जा रहा हूं, जहां पे मुझे लगता है स्ट्रेस नहीं देने की जरूरत है मेरा स्पीड फास्ट है। ये एआई नहीं कर पाएगा, और मुझे लगता है इतनी जल्दी नहीं कर पाएगा। आई थिंक सो ब्रिलियंट हमारे पास आईआईटी लोग हैं, तो आई थिंक सो कर भी पाए, लेकिन मुझे लगता है ये 20-25 साल में तो नहीं होगा। लोग कह रहे हैं, और किसी कह रहे हैं 5-6 साल में आ जाएगा, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है 20-25 साल लग जाएगा हमारे जैसे एजुकेटर्स या बहुत सारे अच्छे एक्सीलेंट एजुकेटर्स को रिप्लेस करने के लिए। Correct. ऐसे थिंग्स। ऐसा मैजिक होता है ना कभी कभी, मैजिक इन द सेंस कि पॉलिटिक्स के अंदर कोई भी एक लड़की को उठा के एक सांसद बना दिया जाता है, ओके, इसका कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है, वास्ता नहीं है। पर मैजिक हो गया। हम्म ऐसे ही अगर ये प्रोटेस्ट हम्म कंप्लीट होता है, हाँ धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे देते हैं हाँ। और आपको एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाता है, तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, वो कभी होने वाला नहीं है। मैजिक बोला ना मैंने पहले, मैजिक अगर हो गया, आपके पहले ही आपके मुंह बोला। में घी शक्कर अगर हो गया, हम्म, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर 3 चीजें। फर्स्ट चीज, मैं ऑल ओवर इंडिया एक ही बोर्ड रखूंगा, हम्म, सीबीएसई बोर्ड, ओनली सीबीएसई बोर्ड, और कोई भी पर्सनल बोर्ड अपना स्टेट का नहीं होगा। नो महाराष्ट्र बोर्ड, नो राजस्थान बोर्ड, नो यूपी बोर्ड, नथिंग, ओनली सीबीएसई बोर्ड। सेकेंड थिंग, कास्ट के बेसिस पे एडमिशन नहीं देना है, इनकम के बेसिस पे देना है। अब वो वक्त वक्त निकल चुका। कास्ट सिस्टम सिस्टम आया क्यों था? किसको हम डिफेम कर रहे हैं या रेसिस कर रहे हैं, इस वजह से वो कास्ट सिस्टम लाया गया था, ताकि सबको इक्वालिटी मिले। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कास्ट सिस्टम के बदौलत किसी को एडमिशन देना चाहिए। मुझे ये लगता है सिर्फ और सिर्फ उनके इनकम के बेसिस पे देना चाहिए। अगर किसी का फैमिली इनकम लो है, तो उसे एडमिशन दीजिए अलग क्राइटेरिया रखकर, और जिसका फैमिली इनकम अच्छा है, उसको एक अलग क्राइटेरिया रख के एडमिशन दीजिए। फिर वहाँ पे भेदभाव हो जाएगा ना फिर तो। भेदभाव तो अभी भी तो हो रहा है सर।
तब भी हो जाएगा, फिर क्या चाहिए? तो भेदभाव ये होगा, लेकिन एक चीज होगा सर, एक चीज क्या होगा, जो बच्चा आज गरीब है पढ़ लिख के अमीर बनेगा, तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली तब वो फीस देने के लिए कैपेबल हो जाएगा। हुँ, तो अमीर इंसान फीस प्रॉपर्ली जितना उसका हक बनता है उतना देगा, और जो गरीब इंसान है जितना उसका बनता है छोटा मोटा अमाउंट जो वो उतना कर सकता है उतना ही देगा। हुँ, तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को कास्ट के बेसिस पे फीस कम ज्यादा नहीं रखना चाहिए, हुँ, इनकम के बेसिस पे। आज हम जीएसटी भी चार्ज कर रहे हैं तो अलग अलग पैरामीटर्स रखें, राइट? क्यों रखें? क्योंकि बेसिक नेसेसिटी के लिए जीएसटी कुछ बहुत रेयर जगह की 0% है, हुँ, कुछ जगह 6% है, कुछ जगह 12%। बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ जो प्रोडक्ट जो अफोर्ड कर सकता है, अगर लाविश आप कार लेने का 28% तो है, सही। आप उतना तो अब ये मिडिल मिडिल क्लास तो नहीं ले सकता, तो मिडिल क्लास छोटा बाइक ले ले, उसमें भी लग रहा है इतना अच्छा खासा ये टैक्स वो टैक्स, पर मुझे नहीं लगता ये टैक्स से कुछ होने वाला है, क्योंकि ये टैक्स जाने वाला है किसके पास, हम सबको मालूम है, हुँ, पॉलिटिशियन लेके बैठेंगे। अब पॉलिटिशियन से ये क्या रहा है तो मैं आपको ये भी बता दूं, चलो मैं एक पहले वो कंप्लीट कर लेता हूं कि तीन चीज मैंने कहा था। फर्स्ट, सीबीएसई बोर्ड होना चाहिए। सेकंड चीज, इनकम के बेसिस पे हुँ, लोगों को एडमिशंस मिलने चाहिए, मतलब फीस, इन शॉर्ट फीस कह रहा हूं, फीस। थर्ड चीज, थर्ड चीज, एजुकेशन, एजुकेशन सिटी में जैसा दिया जा रहा है सेम सेम एज इट इज कई सारे रूरल एरियाज में दी जानी चाहिए। हुँ, क्योंकि आपको अगर प्रेजेंटली कहूं, उस सिटी के जो बच्चे जो मोबाइल फोन में इतने जो घुसे हुए हैं, उन्होंने अपने ब्रेन लेवल को जो लेकर नीचे गिर गए हैं, उनका लेवल ऑफ थिंकिंग स्किल्स उन्होंने खत्म कर दिया। पर रूरल एरिया के जो बच्चे हैं आज भी उनके स्किल्स हम डेवलप कर सकते हैं, तो वहां पे भी हमें सेम क्राइटेरिया सेम थिंग्स देने चाहिए। ये तीन चीज मैं जरूर करूँ। तो अभी आप करंटली क्या बदलाव कर रहे हैं? अभी आप कैसे हेल्प कर रहे हैं लोगों को? देखिए, मैं करेंटली क्या कर रहा हूँ, मैं जहां पर अपना इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, वहां पे मैं फैक्ट, इससे पहले ना मुझे कुछ एक चीज बताना है अपने अपने बारे में, कि मैं पहले एज अ टीचर कहीं पे पढ़ाता था, तो हमें पर आवर रेट मिलता था, राइट? तो पर आवर रेट मिल रहा है, तो हमने 1 साल 2 साल किया, पर हम देख भी रहे इतने सारे बच्चे, एक एक बच्चे का फीस इतना है, राइट? और फीस इतना हो रहा है, तो हम लोग ने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई कर इतने बच्चे मल्टीप्लाई हुए, इतना इतना अमाउंट हो रहा है। अब उसने अमाउंट में से रेंट, टीचर्स का सैलरी ये सब निकाल दें, तो अच्छा खासा एक प्रॉफिट एक एंटरप्रेन्योर लेके जा रहा है, बिल्कुल। और हमें टीचर को उसका जस्टिफाइड अमाउंट मिल रहा नहीं है जितना हम पढ़ा। हुँ, तो मैंने किया 2-3 साल 5 साल चाहे कहाँ पे किया, वहां पे जस्टिफाइड अमाउंट मुझे नहीं मिल रहा था। तो मेरे मन में पहले से था कि मैं खुद से खोलूं इंस्टीट्यूट, जिसमें मुझे मेरे पढ़ाने का जस्टिफाइड अमाउंट मिले, और उससे पहली चीज, जहां पे भी मेरा हक बन सके, क्या कहीं पे मुझसे हो सके, तो जो गरीब बच्चा है उसका मैं फीस माफ कर सकूं या तो आधा कर सकूं। क्योंकि मैं जहां पे पहले पढ़ाता था वहां पे कई सारे गरीब बच्चे आते थे, लेकिन उनका फीस कम नहीं किया जाता था। तो मैंने वो टारगेट रखा है कि कोई कम आया, गरीब है, ठीक है, थोड़ा कम कर दो या तो आधा कर दो, या तो कई जगह ऐसे भी है सर, मैं आपको बताऊं, पहली बार मैं बता रहा हूँ, तकरीबन आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में 37 टू 38 स्टूडेंट्स लोग का फीस माफ़ करके पढ़ाया हूँ। और वो अगर 37 टू 38 मल्टीप्लाई बाय एक अमाउंट करें तो काफ़ी लैक्स में जा रहा है वो अमाउंट। दैट्स द थिंग। तो किन बच्चों को पढ़ाते हो अभी आप? मैं पढ़ाता हूँ कॉलेज स्टूडेंट्स को, हुँ, जो कॉमर्स में होते हैं। अब कॉमर्स में सर लेवल ऑफ अमाउंट ऑफ जो स्टूडेंट फ्यूचर में कमा सकते हैं, वो अनलिमिटेड है सर, अनलिमिटेड, सिंपली अनलिमिटेड। हम सब लोगों के दिमाग में ये ऐसा है कि साइंस ये, कॉमर्स ये। ये गलत है। दोनों की अपनी-अपनी जगह वैल्यू है। मेरा मानना है एक साइंस वाला पैसा कमाना जानता है, हुँ, क्योंकि मैं स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ। क्योंकि स्टूडेंट पढ़ाई क्यों कर रहा है? अच्छा पैसा कमाने के लिए, उनके उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए, घर वालों को, फैमिली को बढ़ाने के लिए। राइट, तो एक साइंस वाला पैसा कमाना जानता है, पर एक कॉमर्स वाला उस पैसे को बढ़ाना जानता है, राइट? राइट। ये कॉमर्स वाले फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। कॉमर्स वाले ट्रेडिंग में रहते हैं, शेयर मार्केट्स में होते हैं। कॉमर्स वाला फाइनेंस में होता है। आज बड़े से बड़े कोई भी रिचेस्ट इंसान ले ले लो, हर 10 में से 9 स्टूडेंट तो कॉमर्स, सॉरी 9 इंसान तो कॉमर्स वाला होगा। हुँ, ये क्यों? क्योंकि कॉमर्स वाला आपकी थिंकिंग को आउट ऑफ द बाउंड्री लेके चला जाता है।
कॉमर्स वाले के लिए समुंदर है, पैसा समुंदर है, जितना बाल्टी निकाल लो। आप समझ लो, ये आप चीज़ है लेवल। अभी कितनी 3-4 ब्रांचेज़ हो गई आपकी? 3 ब्रांचेज़ है सर। कहाँ पर है ये? ये है एक अंधेरी ईस्ट में, हुँ, एक जोगीशी ईस्ट में। ये जोगीशी ईस्ट में एक्चुअल में 2 है, हुँ। जोगीशी स्टेशन पर और उससे थोड़ा 3 से 4 किलोमीटर लंबा सर्वोदय नगर में। तो हमारे टोटल 3 ब्रांचेज़ हैं। आपको ऐसा लगता है कि मतलब मुंबई से बाहर के स्टूडेंट्स अगर मुंबई में आते तो ज़्यादा ग्रो कर जाते फर्स्ट? ऑब्वियसली सर, मुंबई से बाहर से यहाँ पर हुँ, आने वाले, हुँ। बाहर से आने वाले सबसे ज़्यादा ग्रो करते हैं। अगर आप हमारे क्या? लास्ट 5 साल में देखें तो। मैं जहाँ पे रहता हूँ सर ना, वो बिल्डिंग में कई सारे पीजीज़ हैं और ये पीजी कहाँ से आए? बैंगलोर, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, मोस्टली हर एक स्टेट से। और यहाँ पे आके उनका पर मंथ पे लैक्स में होता है सर, हुँ, लैक्स में। कोई 2 लाख, कोई 1.5 लाख, कोई 3 लाख, कोई 4 लाख, डिपेंड्स। पर यहाँ पे जो बच्चा बॉर्न एंड बॉट अप है, जब यहाँ से बॉर्न है, यहीं पे बॉट अप है, मुंबई जैसे शहर में वो बड़ा हुआ है, लेकिन आज भी वो मीडियोकर जॉब कर रहा है 40,000, 50,000 की, 30,000 की, 25,000 की, वो जॉब कर रहा है। कारण क्यों? रीज़न है सोच और स्ट्रगल। बचपन से उनके दिमाग में सोच हाई लेवल का बनाया नहीं। उनके लिए सोच क्या है? मंडे टू फ्राइडे। उन्होंने देखा है हमारे पेरेंट्स मंडे टू फ्राइडे जाते जॉब पे, सैटरडे संडे आराम करते। तो उनके माइंड में भी वो है, मैं भी वही करने वाला हूँ। मंडे टू फ्राइडे मैं करूँगा आज। और मंडे टू फ्राइडे उसके दिमाग में ये चलता रहता है कि जो मैं पैसा कमाया वो सैटरडे संडे कैसे फूँकूँ? हुँ। मैं कौन से क्लब में जाऊँ? मैं कहाँ खाने जाऊँ? मैं कौन सी मूवी देखने जाऊँ? ये चीज़ होता है। लेकिन जो बाहर से इंसान आता है ना, वो पीजी में रहता है हुँ। या रेंट पे लेकर रहता है। वो मंडे टू फ्राइडे काम करता है और सैटरडे संडे वो सोचता है कि मैं और क्या कर सकता हूँ जो मेरा अपना इनकम बनाऊँ। तो बाहर घूम के वो पैसा तो फूँकता नहीं है, कुछ और सोचता है, तो कुछ और बिज़नेस में इन्वेस्ट करता है। जॉब भी कर रहा है, कहीं इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, तो धीरे-धीरे वो ग्रो कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, हम अपने स्टेट के बच्चों को ही ऐसा माहौल बना चुके हैं, जिसमें वो एक बाउंड्री के बाहर सोच ही नहीं सकता। सब पेरेंट्स भी बोले तो बाहर भेज देना चाहिए अपने बच्चों को, पर होता नहीं है बिल्कुल, ये। बिल्कुल। तो सेकंड थिंग मैं बोला स्ट्रगल, हुँ, उन्हें स्ट्रगल करने ही नहीं दिया। आप बच्चे को स्टार्टिंग से बैसाखी दे दोगे, बोलेंगे चल तू बिंदास बेटा गिरेगा तो बैसाखी है तेरे पास। आप गिरने नहीं दे रहे हो बच्चे को, तो सीखेगा कैसे? हुँ। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आजकल के पेरेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो मेरे तो एक ही बच्चा है, आ आज जाएगा। मैं आपको ये सजेशन ज़रूर दूँगा सर कि कोई भी फील्ड में जब तक बच्चा पढ़ाई कर रहा है, आप ज़रा भी उसको मत पूछो कि बेटा कौन से कॉलेज में डालूँ? बेटा कौन से स्कूल में डालूँ? बेटा कौन से कोचिंग क्लासेस में डालूँ? पूछो मत, डिसीजन उनका नहीं लेना, उनका सिर्फ राय लेना कि बेटा ये स्कूल, ये मेरे पास 3 ऑप्शन है, ये राय तेरे को क्या लगता है? ठीक है बेटा। राय उनका लीजिए लेकिन डिसीजन आपका होना चाहिए। हुँ, क्योंकि बच्चा जब डिसीजन कोई भी चीज़ देखता है, तो फर्स्ट अपना कंफर्ट ज़ोन देखता है कि मेरा कंफर्ट ज़ोन जाने-आने में है। सेकंड थिंग मेरे दोस्त यार वहाँ पे हैं। थर्ड थिंग वहाँ पे स्ट्रिक्ट नहीं है। तो बच्चा आपको जो डिसीजन देगा कि मुझे ये कॉलेज में आना है, तो वो तो एंड ऑफ द डे गलत ही होगा। आप क्यों आए टीचिंग में संदीप जी? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे टीचिंग में कभी आना नहीं था। अच्छा नहीं आना? रियली मेरा ये डेस्टिनी मतलब डेस्टिनी कभी था ही नहीं। ये बोलते हैं ना एक मोड़ हो गया। हुँ, जैसे कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ग्रेजुएशन कर लिया था और साइड बाय साइड में और भी कोर्सेज़ कर रहे थे। तो शाम के पास मेरा वक़्त होता था। तो हमारा एक एरिया है, मुंबई में स्लम्स होते हैं। मैं भी स्लम में रहता था। वहाँ पे एक एरिया था, हम दोस्त यार मिलते थे शाम को और हमें दोस्त यार में ना एक चीज़ होता था, कुछ लोग गपशप करते थे और कुछ लोग चेस खेलते थे उधर बैठ के। तो एक सर थे मैथ्स के, जो कहीं अच्छी जगह पढ़ाते थे और हमारे एरिया में रहता था। वो आते थे शाम को 9 बजे के आस-पास, वो भी बैठते थे हमारे साथ चेस खेलते। तो बैठते थे हम चेस-वेस खेलते, थोड़ा अच्छा खासा जान-पहचान हो गया। फिर हमको एक बार मुझे पूछा उन्होंने, "क्या करता है?" मैं बोला, "सर कुछ नहीं, ये थोड़ा अभी पढ़ाई चल रही है, शाम को मैं फ्री रहता हूँ, तो आ जाता बैठता हूँ।" बोले, "कब से फ्री रहता है शाम को?" मैं बोला, "शाम को 5 बजे से फ्री हूँ।" बोलता, "पढ़ाता क्यों नहीं?" मैंने बोला, "सर अब दे आज तक मैंने कभी दोस्तों को हेल्प किया है, मैं दोस्तों को कॉलेज लाइफ में काफ़ी हेल्प करता था। बोले, दोस्तों को पढ़ाया कैसा है, नॉर्मल पढ़ाया नहीं।" बोलता, "ट्राई तो कर। एक छोटा क्लासेस है, वहाँ पे ज़रूरत है अकाउंट्स के टीचर की, तो तेरा कौन-सा सब्जेक्ट अच्छा है?" मैं बोला, "बेस्ट मेरा अकाउंट्स बेस्ट ही है, हुँ, पहले से अकाउंट्स मेरा बेस्ट था।" बोले, "ठीक है, 4-5 लोग हैं, तो एक बार ट्राई तो कर, पढ़ा ले, एक्स्ट्रा थोड़ा इनकम मिलेगा, इनकम समझ के पढ़ा ले।" तो मैं पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ाया था, मैं इनकम के लिए पढ़ाने गया। हुँ।
और जब इनकम के लिए पढ़ाने गया ना, तो फर्स्ट लेक्चर जब मैं पढ़ाने गया, तो मैंने ऐसा चैप्टर चूज़ किया, जो हमारे 12th में सबसे टफेस्ट माना जाता है, जिसको बोलते हैं एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वो अकाउंट्स पढ़ाने गया। पर मैं प्रिपेयर होके गया था, क्योंकि मुझे अपना ना बोलते हैं ना सामने बेइज्जती नहीं करनी है। 5 बच्चे भी हैं, तो उनको वो 5 बच्चे से बाहर निकल के नहीं बोलना चाहिए, "ए कुछ नहीं आता इसको, पका रहा है कुछ भी।" ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो मैं गया, पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाते वक़्त एक चीज़ मेरा बेस्ट है, मैं हमेशा एक चीज़ ज़रूर रखता हूँ, मैं एंटरटेन करके पढ़ाता हूँ। देखा मैंने आपको। आपने कई बार देखा रहेगा, मैं थोड़ा मेरा एनर्जी थोड़ा हाई एनर्जी लेवल का हाँ। होता है, हाई लेवल का एनर्जी होता है। सुबह 7 बजे भी बच्चा आग भी बल चला, तो वो टाइम में पढ़ाया और काफ़ी अच्छा लगा। तो धीरे-धीरे शुरुआत हुई। तब मुझे पता चला यार ये मेरा पैशन हो रहा है। तब मैं पैसे के लिए नहीं पढ़ाना शुरू किया, फिर मैं पैशन के लिए शुरू किया। फिर मेरे लिए पैसा मैटर नहीं कर रहा था। फिर धीरे-धीरे ये ग्रो करते गया। आज खुद भगवान की दया से 500 प्लस स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। कौन सा स्टूडेंट? 500 स्टूडेंट के ऊपर हुँ। तकरीबन, दैट्स द थिंग। पर ये कॉलेज के, सब स्कूल कॉलेज के के नहीं। हाँ, स्टूडेंट। सब कॉलेज के स्टूडेंट 11th-12th। और हम लोग ने रिसेंटली सीएमए भी शुरू किया, तो सीएमए फाउंडेशन, ऑल इंडिया लेवल एग्ज़ाम होता है, आपने सीए सुना होगा, हुँ। वैसे सीए होता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, दैट्स द थिंग। थोड़ा-सा लेवल उसका थोड़ा उससे कम होता है, लेकिन वो भी सुपर्ब है, उसका भी फ्यूचर ओरिएंटेड जॉब्स बहुत आ रहे हैं। अब क्या मिशन विज़न आगे का? अभी मिशन एक ही है सर, सिंपली थिंग कि मुझे कॉमर्स के बच्चों को एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म तक पहुँचाना है कि कल को मुझे वो जब कहीं भी मिले, हुँ। आके पैर छुए, मुझे देख के मुंडी ना घुमा ले। आपने समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? मुझे ना एक बार बहुत बुरा लगा था सर। मैं मोस्टली ना मुंबई में बाइक से ट्रैवल करता हूँ, आपको मालूम है मुंबई की ट्रैफ़िक। हुँ। तो बाइक्स में लेके गया, पेट्रोल पंप पे था और मैं पेट्रोल भरा रहा हूँ। एक पेट्रोल भरने वाला, मैं बोला उसने बोला कितना है सर? मैं बोला 500। 500 निकाल के मैंने देखा, उसका चेहरा देखा। मेरा स्टूडेंट एक्स स्टूडेंट निकला, हुँ। एक्स स्टूडेंट। उसके बाद मुझे ना ऐसा लगता था कि कहीं भी मैं पेट्रोल पंप या कहीं जाऊँ आउटलेट में, मुझे मेरा कोई एक्स स्टूडेंट ना दिखे। हुँ। फिर मेरे को बुरा लगता है, ये मेरा स्टूडेंट थोड़ा ये वाला जॉब कर रहा है। आप समझ रहे हो ना? वो बुरा लगता है। पर मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि करियर उसके हाथ में है। मैं 11वीं-12वीं पढ़ा रहा हूँ, उसके आगे का तो करियर उसके हाथ में है। पर बुरा लगता है। मैं जिसको 11वीं-12वीं पढ़ाया हूँ, आगे चल के उसको फ्यूचर बनाना चाहिए। लेकिन कोई भी रीज़न हो सकता है, वो पढ़ा नहीं, या तो कुछ हो सकता है फैमिली रीज़न्स या फाइनेंशियल रीज़न्स, वो पढ़ा नहीं है और उसके बाद उसको मीडियोकर जॉब करना है, तो बुरा लगता है। और वो ज़िंदगी में मैं हमेशा डर में रहता हूँ कि कभी कोई ऐसा ना दिखे मुझे। मुझे बुरा लगेगा, लेकिन मेरे को ऐसे भी मेरे स्टूडेंट मिले हैं, जो आज भी मुझे याद करते हैं। यूएस में है, वो कनाडा में है, अच्छे खासा मंथली पे 7 लाख 8 लाख, वहाँ से फ़ोन भी करते कभी। करते हैं? हाँ, और उनकी एक है अंधेरी में, शी इज़ गुजराती, तो वो है यूएस में, उनकी मम्मी यहीं पे रहती है। उनके घर पे आपको पता है महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी आता हुँ। है, घर पे गणपति बिठाया जाता है, तो 1.5 दिन की गणपति बिठाती है वो। हर गणपति में उनका इन्विटेशन आता है। हुँ। आज तक ऐसा नहीं हुआ एक इन्विटेशन नहीं आया। आज तक मैं जा नहीं पाया। ये जब भी वो 1.5 दिन के टाइम पे होता था, कुछ ना कुछ मेरे प्रॉब्लम आ जाता था। पर इस साल मैं ज़रूर जाऊँगा। मैं सोच के रखा कन्फर्म। पर सुपर्ब! ऐसे है। तो और वो बच्ची भी जभी भी कोई अचीवमेंट करती है, उसके बाद मम्मी का पहला फ़ोन आता है। सर, आज नहीं अचीव किया, इसका पे बढ़ गया, इसका ये बढ़ गया। ऐसे थिंग्स होता है। तो मेरे को तो लगता था कि जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो टीचर्स को याद ही नहीं रखते हैं। भूल अभी हो जाते रहा हैं, है, भूल अभी हो जाते रहा है, हैं अभी हो रहा है कि सर। कौन टीचर, क्या वो, क्या अरे पढ़ाया था सर, साइंस में। हम लोगों के टाइम पे मैं आपको ये बताऊँगा कि हम लोग के टाइम पे जब टीचर आ रहा है और कोई लड़की फ्रेंड भी क्यों ना हो, हम लोग ऐसा चल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, फ्रेंड भी क्यों ना हो, टीचर देखा ना तो घूम जाते थे, भाग जाते थे। टीचर को गलत लगेगा कि हम किसी से बात कर रहे हैं। मैं आपको रियलिस्टिक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। मैं बाइक पे जा रहा हूँ, मेरा स्टूडेंट ही है, सॉरी था, 12th हो चुका था। वो जा रहा था और उसके बाद एक फीमेल थी, अब उसकी गर्लफ्रेंड थी, फ्रेंड थी, मुझे नहीं मालूम, ठीक है, कोई भी थी, हाथ पकड़ के जा रहे थे। हुँ। तो मेरा नज़र गया, लड़के ने भी नज़र रखा, तो मेरे को थोड़ा ऑड लगा, तो मैंने मुंडी घुमा लिया, ताकि उनको फेस अच्छा टू फेस अनकंफर्टेबल फील ना हो। वो सामने से बोलता, हाय सर। क्या बोले, मैं मजबूरन हाय हाय बेटा, हाय बेटा, फिर जा रहा हूँ। ऐसे है बच्चे। बच्चे आजकल आपको टीचर को सिर्फ़ और सिर्फ़ 11th-12th जब तक आप पढ़ा रहे हो, तब तक एज़ अ टीचर मानते हैं, उसके बाद तू कौन मैं कौन, अब नहीं है, उनको नहीं, अब बिल्कुल भी नहीं और खत्म हो गया ये। खत्म हो जाता है। कई बार सर ऐसा हो रहा है कि एक बच्चा अगर कुछ अचीव करता है या कोई 90% 95% कुछ अचीवमेंट पा लेता है, तो आजकल के टॉपर्स बच्चों में ये देख रहा हूँ कि वो सोचते हैं कि
वो देखो मेहनत तो उसकी होती है, नो डाउट, ज्यादातर मेहनत उसकी होती है, पर उनको लगता है कि पूरा वो उनके वजह से हुआ है, मेरे वजह से ही मैंने किया इतना टॉप, मेरे पीछे किसी का हाथ नहीं है। वो नहीं समझते उनके पीछे 2 लोग इंपॉर्टेंट लोगों का हाथ है। एक है उनके पेरेंट्स सबसे पहले, सेकंड है टीचर्स। वो टीचर्स को क्रेडिट नहीं देते, जो बिल्कुल गलत है। यही वो तो बोलो, नहीं है वो, बिल्कुल, नहीं है। इसलिए वो टीचिंग के अंदर जाना नहीं चाहता है, कोई पढ़ाना नहीं चाहता है। तो बिल्कुल। फिर कंपनी वंपनी आ जाती है तो बोलती है कि ठीक है सर, आपका एक 2-5 लाख का पैकेज है तो आ जाओ। आ तो जाओ। फिर खुद से तो पढ़ाने मेरे को भी बोलेगा, "ये अच्छा आ जाओ", तो मैं भी चला जाऊँगा कल को। तो अरे वो अब रहा बिल्कुल नहीं, अब यार। सब मनी ओरिएंटेड रह गया है ये। सब मनी ओरिएंटेड हो गया क्योंकि स्टूडेंट भी धीरे-धीरे ना मनी ओरिएंटेड रह गया। उन्होंने सोचा कि चलो मेरे माँ-बाप ने पैसा भरा है, टीचर्स अपना जॉब करके निकल रहा है। क्या रहेगा फिर? जो भी तो टीचर ही थे, हुँ, उन्होंने बहुत टीचर को हायर कर लिए, सब कुछ कर लिया। वही कमर्शियलाइज़ कर दिया, तो कोई बराबर। फेल हो गए। सो बायजूस की एक गलती थी, एक गलती, कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर। अब ये होता क्या है? बायजूस ने ब्रांडिंग कर लिया। बायजूस ने बड़े फ़िल्म स्टार को लेके आ गया एज़ एडवर्टाइज़ के लिए उनका मेन होस्ट। बायजूस ने बड़े-बड़े एडुकेटर्स को हायर कर लिया। बायजूस ने लैविश इंटीरियर बनाया। बायजूस ने पैसा अंधाधुंध डाला। लेकिन बायजूस ये नहीं समझ पाया कि कंज्यूमर बिहेवियर हर एक सेक्टर या हर एक जगह अलग-अलग है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुंबई में जैसे एक लोखंड वाला है, चर्च गेट है, मरीन लाइन्स है, जहाँ पे कई लोग करोड़पति हैं, हायर मिडल क्लास या हायर क्लास इनके पास अगर आप एजुकेशन दे रहे हो, तो आपको इन्हें प्रीमियम फैसिलिटी देना होगा और इनसे प्रीमियम फीस भी आप ले सकते हो, दे विल गिव, नो डाउट। लेकिन ये सेम प्रीमियम फैसिलिटी और प्रीमियम फीस वो लाकर मिडिल क्लास के हाथ में रख रहे थे। अब मिडिल क्लास वाला प्रीमियम फैसिलिटी लेने को तैयार है, लेकिन प्रीमियम फीस नहीं देने को तैयार हो सकता है, क्योंकि उसका भी एक बजट होता है, घर उसको भी चलाना है। ये वो समझ नहीं पाया। वो सबको एक ही पैरामीटर पे किया। वहाँ पे गिरना शुरू हुआ, क्योंकि इंडिया में हायर क्लास कम होते हैं और मिडिल क्लास ज़्यादा होते हैं। वहाँ पे बायजूस का उल्टा गिनती शुरू हुआ और उस चीज़ के उनके मार्केटिंग्स वाले या कोई भी पैनल्स वाले ने उनको ये अलर्ट किया था। मुझ में जितना आर्टिकल पढ़ा है अलर्ट किया था, लेकिन बोलते हैं ना, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आपको एक बोलूँ ना, नोकिया के सीईओ, आप नोकिया तो जानते होंगे, हम सबका बचपन बीता है। नोकिया एकदम वाह एकदम बिगेस्ट, आज जैसा एप्पल हम कह रहे हैं वो टाइम पे बिगेस्ट था। तो आपको क्यों लगता है नोकिया डूबा है? जब बंद क्यों हो गई ये कंपनी? अचानक बंद क्यों हो गई? अचानक तो बंद नहीं होती, बट वक़्त तो हो गया, मतलब 2-3 साल या 4 साल, 5-10 साल लगा, लेकिन बंद क्यों हो गई? अपग्रेड नहीं करते बस। उसके सीईओ ने एक चीज़, उन्हें भी अपग्रेड किया सर। उन्हें विंडोज़ में अपग्रेड किया। जब पूरी दुनिया एंड्रॉइड की तरफ जा रही थी, वो विंडोज़ की तरफ जा रहे थे। वो भीड़ की तरफ नहीं जाना चाहते थे, वो सोचते थे वी आर बेस्ट। हम लोग अलग रहेंगे, हम विंडोज़ के सहारे जाएँगे। उन्होंने एंड्रॉइड देखा नहीं। उन्होंने एंड्रॉइड के पीछे का फ़ायदा नहीं देखा और विंडोज़ को सीधा पकड़ लिया। एंड ऑफ द क्लोजिंग स्टेटमेंट सीईओ का वही था, वी हैव नेवर डन एनीथिंग रॉन्ग बट वी फेल्ड। उसका एंड स्टेटमेंट ये था सीईओ का। उसके बाद वो रोकर उड़ गया वो कॉन्फ्रेंस से। वो लास्ट स्टेटमेंट आप ये यूट्यूब पे करोगे तो दिखेगा भी आपको। ऐसा है। अच्छा, आपके कोई फेवरेट पॉलिटिशियन है, आपने बताया था अभी, कौन है? सर मैं फैक्ट बोलूँ फेवरेट कि होता है। बचपन से लेके आज तक कई पॉलिटिशियंस को एडमायर करता हूँ। स्टार्टिंग में एडमायर करना शुरू करता हूँ, हाँ, ये बेस्ट है, ये अच्छा कर रहा है, ये अच्छा कर रहा है। और एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो भी करप्ट ही दिखता है। स्टार्टिंग में लगता है ये अच्छा है, फिर वो भी करप्ट हो जाता है। अब रिसेंटली एक पॉलिटिशियन है, बाय गॉड ग्रेस मेरे को लगता है कि वो नहीं होगा, आपने सुना होगा। मतलब उन्होंने ऐसे-ऐसे सिस्टम्स लाए, आई एम अमेज़्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हमें खाना भी घर तक मिल जाता है और खाना अगर खराब निकला, आप उस पर रिव्यू डाल सकते हैं, खराब है, ज़ोमैटो वाला उसका रेटिंग गिराएगा, उसका पैसा कट करेगा, ये सब चीज़ करेगा। पर पॉलिटिशियंस के लिए क्यों नहीं? आप भी एक ऐप रखिए, ये पॉलिटिशियन घूस ले रहा है, ये पॉलिटिशियन काम नहीं कर रहा है। ये चीज़ें लोगों ने, ये चीज़ें गवर्नमेंट ने नहीं की कभी, ये पॉलिटिशियन ने किया है, ऐप बनाया है। आप बिंदास डाल सकते हो। उनका स्टेटमेंट क्या था? कभी भी कोई घूस लेना है, सीधा बोल देना, मेरा पिता या मेरा जो भी है, मेरे फैमिली मेंबर है। आप घूस लोगे, मैं आप पे डाल रहा हूँ। नाम के साथ डाल दो, तुरंत 24 आवर्स में उस पे एक्शन होगा। अगर वो
गिल्टी पाया गया तो। सोचिए ये होता है। मुझे ऐसा लगता है ये क्यों हो रहा है पता है? ऐसे मुकाम पे पहुँच चुका है जहाँ पे ऑलरेडी उसके पास बेशुमार पैसे हैं। ही इज़ अ रिच। तो वो पैसे के लिए कुछ नहीं कर रहा है। वो कर रहा है सिस्टम बेस करने के लोगों के लिए। बट हमने पॉलिटिशियंस ऐसे बनाए हैं जो गरीब थे। अब वो पॉलिटिक्स में क्यों आए? पैसा बनाने के लिए। पॉलिटिक्स में क्यों आया? लोगों के भले करने के लिए। आप सोचिए ना कई सारे पॉलिटिशियंस तो एजुकेटेड भी नहीं है। आई थिंक सो मिनिमम एक और चीज़ मेरे को तो लगता है कि हर एक पॉलिटिशियंस को एक लिमिटेशंस ऑफ एजुकेशन होना ही चाहिए कि आप कम से कम इतना पास होना ज़रूरी है तो ही आप पॉलिटिक्स में एंटर कर सकते हो। ये लिमिटेशंस होना चाहिए, तभी मज़ा आएगा। ठीक है? थैंक यू सो मच सर। अली जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ऐसे ही काम करते रहिए। मेरी थैंक ज़िंदगी यू बहुत सो बड़ी है जी और चढ़नी चढ़ती रहेगी। बिल्कुल सर, आपका आशीर्वाद चाहिए बस। क्योंकि जब कामयाबी मिलती है तो उससे पहले भगवान दिखाता है हाँ, संघर्ष, हुँ, और जब कामयाबी मिलती है तो पता पड़ता है कामयाबी तो छोटी थी और संघर्ष बड़ा था। बड़ा था। सुपर्ब!